नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज मेरे मन में एक प्रश्न आया। प्रश्न ये है कि समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, देश का निर्माण, संस्कृति का निर्माण, सभ्यता का निर्माण या इसका परिवर्तन क्या मनुष्य के परिवर्तन के बिना संभव है? क्या मनुष्य के अंदरूनी परिवर्तन किए बगैर समाज या देश का निर्माण संभव है? मेरे ख्याल से ये विचारणीय चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास से हमारा सब परिवर्तन आएगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि सभ्यता और विज्ञान दोनों अगर साथ साथ चलते हैं तो मानवता का प्रगति जो है वो सर्वात्मक होगा, मानवता बची रहेगी और मनुष्य जीवन के जो सर्वात्मक उन्नति विधान संभव हो सकता है। अगर विज्ञान, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी को जब समाज को डोमिनेट करने लगे, समाज पर हावी होने लगे या सभ्यता से आगे बढ़ जाए, उस समय समाज का पतन अनिवार्य है। जब जब तकनीक समाज को डोमिनेट किया तब समाज का पतन हुआ। इसका उदाहरण आज के युग में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और मनुष्य का चरित्र चित्रण को देखने से पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, किंतु ये टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, यूज़ करने वाले मनुष्य है। अगर मनुष्य में अगर वो संयम ना हो तो वो टेक्नोलॉजी संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इस छोटे से मोबाइल को लेके देखिए, ये मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, किंतु ये मोबाइल टेक्नोलॉजी मनुष्य को जिस तरह से दुनिया को जोड़ा है एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन मनुष्य में स्वार्थ, इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी और सामाजिक चेतना में कमी आई है। समाज में रहने की जो मानसिकता अलग है, इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी हो गई है, डोमिनेट कर गई है। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, ये सारे चीज़ नियंत्रण तभी हो सकता है जब मनुष्य स्वयं अपने आप पर नियंत्रण कर सकता है। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज का ध्वंस टेक्नोलॉजी ही करता है। आज बड़े बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, रॉकेट सब कुछ बन गए हैं, लेकिन जब गलत आदमी के हाथ में पड़ जाता है तो इसका उदाहरण रशिया यूक्रेन का युद्ध है। यहाँ पर ह्यूमैनिटी, मानवता कहाँ है? मानविक उदारता, मानविक गुण कहाँ दिख रहा है? आज ये तो छोटा सा एक उदाहरण है। अफ़गानिस्तान को ले लें, इराक़ को ले लें, टर्की, सीरिया, फ़िलिस्तीन, ये सब क्या हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किसके लिए कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मारने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, मानविक सभ्यता को बचाने का ये कोई कंस्ट्रक्टिव एंड कॉन्क्रीट कोई प्रोग्राम नहीं है। ये मानव सभ्यता को ध्वंस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, किंतु सदा सर्वदा टेक्नोलॉजी अच्छे लोग, नैतिक चरित्रवान, धार्मिक व्यक्तियों के हाथ में हो, नियंत्रण में हो, तो इसका प्रयोग सदा सर्वदा सभ्यता के विकास और उत्कर्ष के लिए होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य के परिवर्तन किए बगैर समाज का परिवर्तन संभव नहीं है।
Without the transformation in individual life, there cannot be social transformation और social prosperity। ये मेरा कहना था। अब आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य की संस्कृति है, मनुष्य की संस्कृति किन तत्वों के द्वारा प्रभावित होता है? मनुष्य का संस्कार, मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनुष्य का बुद्धि, व्यक्तित्व का प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो वो है उसकी भोजन शैली पर। फूड हैबिट्स मनुष्य के टोटल नहीं तो कहा जाता है, वर्तमान वैज्ञानिकों का कहना है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 80% मनुष्य का बौद्धिक विकास ये निर्भर करता है आपकी भोजन शैली पर। किस तरह का भोजन शैली है उस पे निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा। और व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है समाज, समाज से जुड़ा हुआ ये संपूर्ण संसार। तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए भोजन शैली में परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जरा सा बताएं, सबसे पहले जो मनुष्य भोजन किस लिए करेंगे भाई? भोजन तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही करेंगे। शरीर स्वस्थ तो फिर मन भी स्वस्थ है, क्योंकि जैसा खाए तन वैसा हुए मन, और जैसा हुए मन ऐसा हुए आपका स्वभाव, आपका चरित्र। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग भोजन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बस जो मिल जाए वो खा ले। ये एक स्ट्रॉन्ग मानव सभ्यता या मानव संस्कृति को डेवलपमेंट करने का इस तरह का सोच नहीं हो सकता है कि मनुष्य जो चाहे वो खा ले। आप देखें, एक एक सभ्यता को देखें, एक एक देश को देखें, उनकी मानसिकताओं को देखें। आप देखिए, एक तो भोजन मनुष्य के जीवन के 80% जो एक्टिविटीज़ है उस इसको नियंत्रण करता है। ठीक उसी तरह से ये जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स जो है, रिलीजियंस जो थॉट्स है, वो भी बहुत हद तक मनुष्य की जीवन शैली को, मनुष्य की संस्कृति को, मनुष्य की सभ्यता को प्रभावित करता है। अतीत में किया है, आज कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। आज थोड़ा सा मरुस्थल के जीवन शैली को लें। मरुस्थल मतलब मरुभूमि, जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी होती है, पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं। अपने जीवन जीने के लिए वो पानी का भी व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रकृति कर ही देते हैं, लेकिन जितना मात्रा में होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। पेड़ पौधे भी कटीले झाड़ होते हैं। तो ऐसे जगह पे रहने वाले लोगों की फूड हैबिट्स कैसी होगी, वो तो आप समझ सकते हैं कि जो उनके सामने जो पशु पक्षियाँ होंगे, जो भी रिसोर्सेज है उसका ही उपयोग करेंगे। किंतु मरुस्थल में चर्चित जो जीवन शैली है, अभ्यास किया हुआ जो जीवन शैली है, वो जहाँ पर हरे भरे हरित धन धान से भरा हो, वहाँ पर वो अभ्यास क्या जेन्युइन और ऑथेंटिक होगा? क्या वो प्रैक्टिकल होगा? ठीक उसी तरह से देखिए, जिस तरह से भोजन है, वस्त्र का पहनाव भी पर्यावरण, क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी पर ही निर्भर करता है। इसलिए एक ज्योग्राफिकल लैंड, एक टोपोग्राफी में जन्मे लोगों का जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, वो दूसरे के साथ तालमेल नहीं खाता है। वो तालमेल नहीं खाएगा, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर 55 डिग्री नॉर्मल रहता हो, रात में वही टेम्परेचर ठंडा होकर कूल डाउन हो जाता हो, ऐसे जगह पे जीवन शैली अलग होते हैं।
जहाँ पर बर्फ़ से ढका हो वैसे जगह का जीवन शैली अलग है और रहेगा। बर्फ़ में रहने वाले का जीवन शैली भारतवर्ष के जो पठारी भाग है वहाँ के रहने वाले जीवन शैली से अलग होगा। पठारी भाग में रहने वाले, डेल्टा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन शैली बर्फ़ में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों से अलग होगा। विभिन्न विभिन्न जीवन शैलियाँ वो रहती हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब था, मान लीजिए मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं हैं तो मनुष्य को मरने के बाद उनको दफन कर दिया जाता था, ठीक है। तो वो दफन करने वाली संस्कृति क्या वैसी जगह पे अप्लाइड है जहाँ पर शरीर को दहन करने के लिए काफ़ी मात्रा में लकड़ियाँ हों, काफ़ी मात्रा में वस्तुएं हों? ये करें संभव नहीं होता है, एक ही जैसा नहीं होता है। अरब में बड़े बड़े ममीज़ बने हैं, ममीज़ को बनाया गया है, पिरामिड्स बने हैं। तो पिरामिड के पीछे भी कोई ना कोई विशेष ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल कंडीशन इफेक्ट किया है। तो वही पिरामिड हमारे भारतवर्ष में नहीं है, और भारतवर्ष में जो चीज़ है वो मरुस्थल के उस पिरामिड या कब्रगाह में वो सब नहीं है। तो ये मनुष्य के जीवन शैली को प्रभावित करने का ये कंडीशंस है। किंतु मनुष्य का संस्कृति क्या है? मनुष्य का संस्कृति क्या ये है? नहीं। मनुष्य का तो संपूर्ण मानव जाति का संस्कृति एक ही है। एक दूसरे से प्रेम करना, स्नेह, ममता, विवेक, वैराग्य, ये सारे ये मानविक संस्कृति, ह्यूमन कल्चर बोला जाता है। एक दूसरे के प्रति संवेदना, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को मर्यादा देना, यही मानविक कल्चर है। इसलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य का जो संस्कृति है, ह्यूमन कल्चर जिसको कहते हैं, वो पूरे विश्व में एक ही है, किंतु उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं वो अलग अलग है। अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशन, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है अलग अलग है। जैसे अफ्रीका के मासाई मारा एरिया है, वहाँ के मासाई मारा के लोग लंबे होते हैं, काले होते हैं। अभी भी वो लोग पशुओं के चर्म से बना हुआ ही वस्त्र पहनते हैं। हाथों में एक बर्छी, भाला, एक बहुत बड़ा कटार उनके पास रहेगा। पैरों में जो है टायर का जूते पहनते हैं, वो खाली पैर में भी चलते हैं। उनकी एक कल्चर है, उनको आप जहाँ रख दोगे, उनको भोजन दो, वो बहुत निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य को निभाते हैं। वो व्यर्थ के न भोजन का संग्रह करते हैं, न व्यर्थ से किसी से वो संघर्ष करते हैं। जब उनको भोजन की ज़रूरत होती है, खोज लेते हैं, भोजन करके बस शांत हो जाते हैं। वो आज के वर्तमान तथाकथित सभ्य युग में जो अन्न का बंटन सही नहीं है, अन्न को एवं मनुष्य के उपयोगी वस्तुओं को संग्रह करके अन्न को भूखे और निर्वस्त्र रखने का जो व्यवस्था करते हैं, वो उनमें नहीं है। सर्वग्रासी मानसिकता उनमें नहीं है। हमारे अगर आप जिनको समाज में ट्राइब कहते हैं, उपजाति कहते हैं, पहाड़ों में उन उपजातियों की जीवन शैली को देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा संग्रह करके रखने का मानसिकता में नहीं रहते हैं। वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, आतिथ्य सत्कार सब जगह करते हैं। तो मेरा कहना था कि संस्कृति तो है, लेकिन संस्कृति को जो प्रभावित करता है और निगेटिवली जो प्रभावित करता है वो है रिलीजियस डॉक्ट्रिन, रिलीजियस थॉट। जैसे एक रिलीजियन कहते हैं
कि भाई इस संसार में जो कुछ है वो मनुष्य के भोग के लिए है, सब मनुष्य के भोग के लिए है, इसलिए जितना भोग करो ये कोई मतलब नहीं रखता है। क्या अब बताइए, ये कोई रिलीजन अगर सिखाता है तो कितनी गलत और डिफेक्टिव सोच है। उनका कहना है कि जितने पशु है सब तुम्हारे भोजन के लिए है। हाँ, एक सर्टेन जगह के लिए ये थॉट्स जो है सर्टेन टाइम के लिए उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, किंतु सर्वत्र ये अप्लाइड नहीं है। मरुस्थल में अगर आप पशुओं को अपने जीविका के लिए पालन करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए उसका उपयोग करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर प्लेन लैंड है, जहाँ पर हर तरह के खाने पीने का सामान है, जहाँ पर जीवों को हत्या किए बगैर हम जी सकते हैं, वो देख सकते हमको ऐसे ही जीना चाहिए। भोजन का कुप्रभाव आप देखें, भारतवर्ष के ही एक राज्य हैं जहाँ पर लोग जैनी मतवाद के लोग हैं और वो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं। वो दुनिया के व्यवसायी जो कम्युनिटी, जो सबसे आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यवसायी कम्युनिटी बनीक और व्यवसायी है, उसी कम्युनिटी के हैं, गुजरात स्टेट के। तुलनामूलक दूसरे राज्य के, वही राजस्थान के दूसरे क्षेत्र की तुलना में मारवाड़ जो जिला है वो बनीक व्यवसाय के लिए वहाँ के लोग ज़्यादा फर्टाइल हैं, उनकी जीवन शैली ही शाकाहारी है। तो देखा गया है जहाँ पर शाकाहारी जीवन शैली है वहाँ के लोग सुसभ्य, शांत और क्रिएटिव होते हैं। आप उदाहरण ले हमारे भारतवर्ष के नॉर्थ ईस्टर्न जोन का, जिसे हम कहते हैं गारो हिल, खासी हिल, वो सब जगह देखें, आप देखेंगे कि पहले रिलीजियस इन्वेशन के पहले वहाँ के ट्राइब बहुत सरल सीधा होते थे, किंतु रिलीजियस इन्वेशन के बाद, एक सर्टेन रिलीजन के डोमिनेशन के बाद उनके जीवन शैली जानवर से भी बदतर हो गए हैं। उनके कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू खाना उनके लिए बहुत स्वाभाविक हो गया है। जो एक जंगली पशु है, मांसाहारी जीव है, जो खाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। अब ज़रा सोचें, इनकी जीवन शैली किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित है। आज अगर आप मेघालय में जाएंगे तो मेघालय के लोगों का जो एवरेज एज है 25 से 30 या 35 साल मैक्सिमम होता है। आप जरा सोचें कितना डेंजरस है, कितना क्षतिकारक है ये जीवन शैली। ठीक उसी तरह से नागालैंड के कुछ एरिया में अगर देखेंगे तो लोग कुत्ता, बिल्ली से लेकर सब कुछ खा लेते हैं। उनका लाइफ स्पेन भी शॉर्ट हो गया है, उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उनका सोशल बॉन्ड, उनके सेक्सुअल रिलेशन, वो सारी चीज़ बुरी तरह से प्रभावित है। आज चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर चाइना में देखें, वो कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े खाते खाते उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि आज मनुष्य को वो मनुष्य नहीं समझता है, मनुष्य को भी कीड़े मकोड़े जैसे समझने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन किस तरह से कितना ज़्यादा प्रभावित होता है भोजन शैली के द्वारा। आज के राष्ट्र नेता, आज के समाज नेता समाज को तो सुधारना चाहेंगे, लेकिन इस चीज़ को सुधारना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन शैली को सुधारना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मांस मदिरा का पान करना ये समाज की प्रगति का लक्षण है, ये मनुष्य का चॉइस का मामला है। वो कहते हैं ये आपन का चॉइस का मामला है। नहीं, मनुष्य जो है चॉइस का मामला तभी होता है, और मनुष्य का जीवन हमेशा विवेक बुद्धि द्वारा ही प्रभावित होता है। विवेक वर्जित कोई भी चॉइस जो होता है वो ध्वंसात्मक होता है,
हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए आज का ये टॉपिक जो है कि क्या मनुष्य के बिना मनुष्य परिवर्तन के समाज परिवर्तन संभव है? नहीं है। इसीलिए मनुष्य निर्माण में मनुष्य की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए, सांस्कृतिक प्रगति के लिए, सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य के जीवन में भोजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से जो रिलीजियन अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग फूड हैबिट्स, ये भी मनुष्य में बेभज सृष्टिकारी कारण है। अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग तरह के पोशाक का परिच्छेद है, ये भी डिवीजन का ही कारण है। अलग अलग रिलीजियन मनुष्य के सोशल लाइफ के बारे में अलग अलग अपना ओपिनियन रखते हैं, जो कि मानव समाज के ध्वंस के लिए एनफ है। आप देख सकते हैं क्रिश्चियन रिलीजियन का मनुष्य समाज के बारे में कंसेप्ट अलग है, इस्लामिक कंसेप्ट अलग है, सो कल्ट जो हिंदू कल्ट है उनका भी कंसेप्ट अलग है। किंतु जिसे हम भागवत संस्कृति कहते हैं, भागवत धर्म कहते हैं, जिसको मानव धर्म कहते हैं, उनका जो टीचिंग है बिल्कुल दूसरे रिलीजियन, दूसरे मजहब से अलग है। क्योंकि भागवत रिलीजियन नहीं है, भागवत धर्म कोई रिलीजियन नहीं है। भागवत धर्म है मनुष्य का स्वधर्म, अपना धर्म, संपूर्ण मानव जाति का अपना धर्म। भागवत धर्म का मतलब ही होता है भगवत सत्ता में प्रतिष्ठित होना, भगवत्ता को प्राप्त करना, सुप्रीम हुड को अचीव करना, सुप्रीम स्टांस में मिल जाना, यही होता है भागवत धर्म। किंतु जितने भी रिलीजियन है, सुप्रीम हुड या सुप्रीम को पाने का कोई कंसेप्ट उनमें नहीं है। उनमें कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग नरक की। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मानव जीवन एवं मनुष्य का समाज का जो विखंडन हुआ है, इसके पीछे रिलीजियस टीचिंग बहुत ही कारक है। आज हमारे भारतवर्ष के सनातन परंपरा, आज भारतवर्ष के भागवत परंपरा भी करा रही है, रो रही है, बिलक रही है, सिर्फ और सिर्फ ये तथाकथित मजहबी पाखंड के कारण, तथाकथित मजहबी पाखंडों के कारण, रीति नीति कुरीतियों के कारण आज हमारा मानव सभ्यता आज एक भयंकर क्राइसिस से गुजर रही है। तो मेरा ये कहना है कि संस्कृति और सभ्यता का निर्माण अगर भागवत संस्कृति पर आधारित है तो वो हजारों लाखों साल तक रहेगा और हजारों लाखों साल तक मनुष्य सुख और चैन से जिएंगे। किंतु अगर मनुष्य का संस्कृति तथाकथित रिलीजियन, मजहब और मतवादों के द्वारा प्रभावित हुआ तो ये सारे मानव जाति को ध्वंस के स्तूप में ही खड़ा करेगा। आज वर्तमान समाज ऐसी ही भयंकर परिस्थितियों से गुजर रही है और आज का मनुष्य सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा भी जो विवेक के पथ पे चलते हैं, जो कॉन्सायंस के माध्यम से चलते हैं, जो राइट एंड रॉन्ग जज करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे मनुष्य जो सचमुच में मानव सभ्यता का प्रगति चाहता है, जो मानव जाति को उन्नत और सुखमय जिंदगी या शांतिमय जिंदगी प्रदान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सामने आकर ये सोचना चाहिए कि मनुष्य सभ्यता का ध्वंस अतीत में किन किन कारणों से हुआ है और आज जो हम बर्बादी के कगार पे हैं किन किन कारणों से हुआ है। उन कारणों को जब हम समझ जाएंगे तो फिर देखेंगे दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, बीमारी का डायग्नोसिस कर लेंगे तो फिर दवाइयाँ भी अपने आप मिल जाएंगी, यहीं पर है सभी दवाई। किंतु ऊपर एलोपैथी जैसे दवाई नहीं देना है, दवाई अगर देना है तो बीमारी का जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी मनुष्य समाज का निर्माण संभव है। इसलिए मनुष्य निर्माण में
सबसे बड़ी चीज़ है आध्यात्मिक संस्कृति। आत्मा परमात्मा का संबंध, ईश्वर और सृष्टि के साथ संबंध, ये सब आध्यात्मिक संस्कृति है। आध्यात्मिक संस्कृति ये नहीं कहता है कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ जीव है और इसके भोग के लिए संपूर्ण जीव जगत का उपयोग भरपूर होना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कृति ये नहीं कहता है। आध्यात्मिक संस्कृति ये कहता है कि तुम साधना के बल पे अपने अंदर छुपे हुए सुप्त दैवीय शक्ति को जागृत करो और इस दुनिया में जितने जीव है, सृष्टि है, सबके साथ एक सुंदर समन्वय करके, सुंदर संतुलन स्थापित करके तुम आगे बढ़ो। क्योंकि आध्यात्मिक संस्कृति के अनुसार न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न किसी का मूल्य कम है न किसी का ज़्यादा है। क्योंकि ये सृष्टि उस परम स्नेहमयी आनंदमयी सत्ता के द्वारा बनाया गया है और उनके बनाए हुए कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं है, घृण्य नहीं है, छोटा नहीं है। किसी भी वस्तु को छोटा और घृण्य और तुच्छ समझना उस परमपिता परमेश्वर का अपमान करना होता है। और जो इन क्षुद्र भावनाओं को रखते हैं, पनपने देते हैं, उसी का कल्टीवेशन करते हैं, उसी का खेती करते हैं, क्षुद्रता, अंधविश्वास, कुसंस्कार का जो खेती करते हैं और उसको जीवित रख के अपना अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, वो मानव जाति का दुश्मन है। और ऐसे दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और आइडेंटिफाई करके ऐसे दुश्मनों को ही मानव जाति के प्रगति के पथ से हटा देना चाहिए, तभी मानव जाति का सचमुच में कल्याण होगा। इसीलिए बुद्धिजीवियों, आध्यात्म प्रवण व्यक्तियों, आप लोग से मेरा यही कहना है कि मानव जाति का उत्कर्ष इस जगत के उत्कर्ष और उत्थान में निहित है और जगत के उत्थान के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन अति आवश्यक है। इस आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक बहुत ही यूनिवर्सल आउटलुक की ज़रूरत है, एक भूमा चेतना की ज़रूरत है। और ये भूमा चेतना पर आधारित जो दर्शन है, जो आदर्श है, वो आनंद मार्ग का आदर्श है। आनंद मार्ग कोई संगठन में सीमायित नहीं है, आनंद मार्ग कोई किताब में कन्फाइंड नहीं है, आनंद मार्ग कोई गोष्ठी और ग्रुप और 1000, 10,000, लाख लोगों के बीच में कन्फाइंड नहीं है। आनंद मार्ग एक भाव आदर्श है। आनंद मार्ग एक सर्वानुष्ठित, एक मल्टी डायमेंशनल दर्शन है जो मानव जाति के सर्वात्मक उत्थान और कल्याण के लिए है। यहाँ पर कोई क्षुद्रता, किसी तरह की संकीर्ण भावनाएं, किसी तरह का सप्रेशन ऑपरेशन, किसी तरह का शोषण का स्थान नहीं है। और यहाँ पर अगर है तो फिर आनंद मार्ग आदर्श से वो विच्युत है, आनंद मार्ग आदर्श से वो दूर हो चुका है। इसलिए आनंद मार्ग आदर्श किसी को पीछे छोड़कर, किसी को लात मारकर, किसी को लेग पुलिंग करके आगे बढ़ने का मानसिकता या मनोभाव आनंद मार्ग नहीं रखता है। आनंद मार्ग एक ऐसा सुंदर आदर्श है जो सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श पे आधारित है। आनंद प्रगति और प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी पर आधारित है। संकीर्णता मुक्त, शोषण मुक्त, अंधकार कुसंस्कार मुक्त एक ऐसा आदर्श है। इस आदर्श पे आधारित संस्कृति, सभ्यता ही मानव सभ्यता है, मानव संस्कृति है। यही हजारों साल तक सिर्फ ये धरा पे नहीं, इस विश्व ब्रह्मांड के अलग अलग जगह जाके शांति, ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों पे जाके भी लाखों साल तक शांति स्थापना करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस भूमा आदर्श को इस संसार में प्रतिष्ठित करना है तो सबसे पहले आत्म परिवर्तन करें, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करें। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही समाज का परिवर्तन आएगा। हमारी सांस्कृतिक जीवन, हमारी सभ्यता, हमारी ज्ञान विज्ञान
सब कुछ इसी के द्वारा प्रभावित होगा। इसलिए टोटल चेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।